में गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है ना हम लोग का, ये कुछ नहीं है, हम मारने के भी हम लोग तैयार हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, करप्टेड गवर्नमेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। और इस वक्त जब न्यूज रूम से आप ये कवरेज देख रहे हैं, असाइनमेंट डेस्क इस वक्त यहाँ पर हमारा मौजूद है और सबसे पहले सबसे तेजी से नेपाल से जुड़ा हर अपडेट यही इस डेस्क पर आ रहा है। और यहाँ पर जो अपडेट हमें मिल रहे हैं, देखिए एक तरफ वहां पर सरकार, राजनीतिक अस्थिरता जो है उस पर तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन सवाल इस वक्त कहीं है। सवाल यही है कि आखिर नेपाल में अब आगे होगा क्या। जिस तरह से, जिस अंदाज में युवा वहां पर सड़क पर उतरा, एक तरफ सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, कैसे वहां पे राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, संसद भवन जला दिया गया, प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा गया। इन सब के बीच युवाओं का क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि ये सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि ये विद्रोह है अपने देश के लिए। तो देखिए, परिस्थितियां इस वक्त नेपाल में बड़ी खतरनाक दिखाई दे रही हैं और उसकी हर तस्वीर आज आपको एनडीटीवी इंडिया पर हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त के बड़े अपडेट जो हम आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, उन चर्चाओं क्यों वो चर्चा का विषय बनी रही, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। और ये आज के दिन की 10 सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जिनको लेकर नेपाल में जेनजी क्रांति जिसे कहा जा रहा है, कैसे ये जो जेनजी क्रांति जिसे कहा जा रहा है, आज के दिन भर की पूरी हलचल आपको बताएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे नेपाल के ग्राउंड जीरो में ले जाना चाहती हूँ, उस संसद भवन में ले जाना चाहती हूँ जिसे जलाकर राख कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। और एनडीटीवी इंडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो संसद भवन में, नेपाल के संसद भवन के भीतर पहुंचा है। हमारी सहयोगी सिक्ता, उनके साथ पूजा आर्या यहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं। आइए उनके कैमरे की नजर से पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली इस वक्त भीतर क्या चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं नेपाल के संसद भवन परिसर की, जहां पर ये जलते हुए वाहन, जो सुरक्षा बलों के जो वाहन थे वो जलाए गए। प्रदर्शनकारी आज दोपहर संसद परिसर में घुस आए और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो चुका है ये परिसर। और ये संसद भवन था नेपाल का, जिसको एक तरह से लोगों ने घेराव किया और इसको जला दिया। आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, अंदर जाकर देखना चाह रहे हैं। आज दोपहर से ही कोशिश होती रही इस परिसर के अंदर घुसने की, तो हम भी आप लोगों को ले चलेंगे इस परिसर के अंदर। इस बिल्डिंग में ये संसद भवन है नेपाल का और लगातार नाराजगी रही प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, नेताओं से, मौजूदा सरकार से, प्रधानमंत्री से। और जैसा कि खबर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और शायद वो देश छोड़कर जा भी रहे हैं। और ये पूरी संसद भवन की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं धुआं धुआं उड़ रहा है, हर तरफ हर कुछ जल चुका है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो यहाँ के लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, कुछ वो उठाकर ले गए, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, कुर्सियाँ हों, वॉल पेंटिंग्स हों, डेकोरेशन से जुड़े सामान हों, वो उठा कर वो ले गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं। सरकारी जो कागजात होते हैं संसदीय कार्रवाई की, वो भी हवा में उड़ाते हमको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। ये जो बुक शेल्व्स हैं, लोहे से जुड़े जो बुक शेल्व्स हैं, वो हालांकि नहीं जल पाए, लेकिन लकड़ी का पूरा सामान इस परिसर के अंदर जल गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर की। और बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये संसद भवन का जो पूरा बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, और अब ये आग के हवाले कर दिया गया। धुआं धुआं है ये और जल कर एकदम राख हो चुका है।
ऊपरी मंजिल का भी वही हाल है। हर एक मंजिल में यहाँ पर देखिए आग लगा दी गई है। कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की, इन प्रोटेस्टर्स की ये रही कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं यहाँ के नेताओं से। यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनकी मांग रही कि ये सरकार और जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ओली, वो इस्तीफ़ा दें। और दबाव कल से आज तक में बहुत बड़ा। कल करीब 20 लोगों की जान गई इस प्रदर्शन में और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आज भी कई घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। और ये देख सकते हैं आप कि प्रांगण है ये संसद भवन का, जहां पर कांच बिखरे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान है, मोटर हैं, वो सारे यहाँ पर बिखरे हैं और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। पूजा, अगर आप यहाँ आएँ और दिखाएं, अंदर अभी भी आग जल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय कार्रवाई के लिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये संसद भवन पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है। कांच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश करेंगे हम कुछ और दिखा पाएँ। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ आग भी लगाई गई है और बाहर जो ओपन एरिया है, जो फ्रंट का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग अब आग के हवाले कर दी गई है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, देखिए आपने अभी संसद भवन के भीतर की तस्वीर देखी, लेकिन संसद भवन का ही एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं जो बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। और ये इस वक्त देखिए नेपाल की तस्वीर है। किसी भी देश में वहां की संसद वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो लोकतंत्र का प्रतीक होती है। लेकिन नेपाल में जो हुआ है, इसकी गूंज इस वक्त पूरे विश्व में है कि जेनजी क्रांति, जेनजी आंदोलन के नाम पर जो तस्वीरें इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही हैं, ये नेपाल के भविष्य पर इस वक्त बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए वहां पर बैनर, तख्तियां लिए हुए तो लोग हाथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार यहाँ पर है, संसद भवन के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसकी झलक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार फैला हुआ है। सोचिए, ये एक देश की संसद है जहां से सरकार चलती है, जहां पर नीतियां बनती हैं, जहां पर चर्चाएं होती हैं, जहां पर बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो किसी भी देश की तकदीर लिखती है, ये वो संसद है जो इस वक्त आग की लपटों में आपको घिरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेनजी युवाओं ने एक लेटर भी जारी किया है और नेपाल में देखिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं जेनजी युवाओं, इनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सरकार को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई है। और जानकारी के साथ संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं। अनंत, आप लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं, आप वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको पल पल देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, दो बड़े अपडेट्स हैं। एक तो ये कि प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि आप वो शांति बनाए रखें, दूसरी तरफ आर्मी चीफ संबोधित करने वाले हैं। यहाँ से आगे अब किस तरफ सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि अपील करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शक्ति तो कतई नहीं प्रयोग कर सकते हैं आंदोलनकारी के ऊपर। क्योंकि कुछ देर पहले मालूम पड़ा, प्रधान न्यायाधीश के निवास जो थे बालुवाटार में, उसमें भी प्रदर्शनकारी अंदर घुस चुके हैं। उसी तरह प्रचंड के जो निवास थे चितवन में, उसको भी आग से जलाया गया। वहां पे प्रदर्शनकारी अंदर घुस के उसको पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इससे आगे होगा क्या? तो सारे लोग, मेयर बालेन से लेके सारे जितने गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सब सारे आम जनता को, जो आंदोलनकारी है, दिल्ली आंदोलनकारी, उनको बताया जा रहा है कृपया आप लोग घर लौट जाइए, बहुत हो चुका, आप लोग का विजय हो चुका है। लेकिन आंदोलनकारी
रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। और कहां तक आगे बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन शाम होने को है और जिस तरह कल के घटना के बाद पूर्ण रूप से जो जेन पुस्ता थे उन्होंने कल जो शहादत प्राप्त किए थे उन लोगों को आज जो है श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो देश भर में उन तमाम शहादत देने वालों को नाम पे आज श्रद्धांजलि अर्पण होगी और उनके नाम पे जो है सब जो है मेणबत्ती बालेंगे और मौन धारण करेंगे। आज के कार्यक्रम यही है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा, आगे बढ़ते जा रहा है। कहां तक आगे बढ़ेंगे कहना मुश्किल है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे जयंती पुस्ता का आंदोलनकारी प्रवेश ना किया हो और वहां पे अपना झंडा और परचम लहराया हो। इसी बीच प्रधानमंत्री निवास से कहां भागे और कहां छुपे हुए हैं ये अभी तक बाहर नहीं आए, लेकिन स्रोत ने बताया है कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली राजीनामा के बाद पीएम निवास से गुपचुप के रास्ते निकल के आर्मी के कैंप में आर्मी के केंद्रालय में जो है सेफ हाउस में बैठे हुए हैं, ये जानकारी प्राप्त हुआ है। क्योंकि काठमांडू में वही एक जगह है जहां वो छुप सकते हैं, बाकी कहीं यदि अगर आंदोलनकारी को पता चल जाएगा तो मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह से नेपाली कांग्रेस का सभापति पूर्व प्रधानमंत्री, मैं अनंत आपके पास फिर लौटूंगी अपडेट्स के लिए, लेकिन देखिए हमारे पास बड़ी तेजी से रिएक्शंस आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए हमारा ये भी फर्ज है इस वक्त अपने दर्शकों को कि हर तस्वीर से सबसे पहले रूबरू कराएं। और आशुतोष इस वक्त मुझे बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास बड़ी खबर जो आ रही है कि नेपाल हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हुई है। देखिए एक के बाद एक जो घटनाक्रम वहां पर दिखाई दे रहा है, बेहद दर्दनाक, लेकिन ये अपडेट नेपाल से इस वक्त मिल रहा है जो आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूर्व पीएम की पत्नी की मौत की खबर है। पूर्व पीएम झलनाथ खलान की पत्नी की मौत हो गई है इस हिंसा में। आपको बता दें घर में आगजनी हुई जिसके दौरान उनकी पत्नी घायल हो गई और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जब उनसे बात हुई, उनसे जब पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, किस हद तक ये आंदोलन आगे जाएगा, तो क्या उनका कहना था, आइए सुनते हैं। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है, ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया ये तो। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। तो देखिए गुस्सा दिखाई दे रहा है, आक्रोश दिखाई दे रहा है, आंदोलन आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो हिंसा है उस पर इस वक्त सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। विदेश मंत्री आरजू राणा अपनी जान की भीख मांगती हुई नजर आई जब प्रदर्शनकारियों से घिर गईं, जब घायल हो गईं और उन्हें ऐसा लगा कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो राजनीतिक अस्थिरता पर तो सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये वो देश है, देखिए, जिसने बीते 17 साल में जहां पर 15 प्रधानमंत्री बदले, 15 सरकारें बदली, और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए जहां पर आपको विदेश मंत्री आरजू राणा दिखाई दे रही हैं, उनके चेहरे पर चोट, और उन सबके बीच वो सिर्फ ये चाह रही थी कि किसी तरह से उनको यहाँ से सेफली निकाला जा सके और अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाती हुई दिखाई दी। और आप ये देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राष्ट्रपति का घर आया, गृहमंत्री का घर आया, प्रधानमंत्री का घर आया। उन सबके बीच पूर्व पीएम देवा के घर में कैसे प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया, ये भी तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। और इस हमले में शेर बहादुर देवा, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। अब मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए कि कैसे
उनको जमीन पर बैठाकर चारों तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि अटैक इस हद तक ना हो जाए कि जहां पर उनकी जान पर बनाए। और चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने उनको घेरा हुआ था क्योंकि वो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए थे। ये तस्वीरें आप सोचिए, एक ऐसा देश नेपाल, भारत के पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है। वो नेपाल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारी सांस्कृतिक पहचानें आपस में जुड़ी हुई हैं, भाषाई समानताएं हमारे बीच में हैं, राजनीतिक इतिहास एक अलग रहा है, और उस सब के बीच आपके पड़ोस में जब ये घटनाक्रम होता हुआ दिखाई देता है तो इसीलिए ये आज सवाल इंडिया का भी है, जिस वजह से हम आपको कार्यक्रम में नेपाल का हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। आइए इस वक्त स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरें। एक तरफ पूर्व पीएम देलवा को देखिए सेना के घेरे में रखा गया है और दूसरी तरफ आपको जान की भीख मांगती हुई विदेश मंत्री आरजू राणा दिखाई दे रही हैं। देखिए सरकारों में जो लोग रहे हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो कैसे प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आए। और बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि जब राजनीतिक अस्थिरता की बात आती है तो वो राजनीतिक अस्थिरता क्या जनता को इस हद तक आक्रोश में भर सकती है कि उसके बाद चुन चुन कर निशाने पर सरकारों के प्रतिनिधि या जो मंत्री सरकार में सर्व कर रहे थे वो तक आ गए। देखिए आप बार बार सुन रहे होंगे हर तरफ, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन है, लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। उससे अलग बीते 4 साल में नेपाल में 3 बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उसे लेकर नाराजगी। नेपोटिज्म वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द आपने अमूमन मुंबई की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में सुना होगा, लेकिन नेपोटिज्म, परिवारवाद, भाई भतीजावाद किस तरह से नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर हावी था, उसका गुस्सा इस जेनजी के भीतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जेनजी ये भी कहते हुए दिखाई दी अपने अलग अलग वीडियोस में जो सोशल मीडिया में प्रचारित थे कि कैसे नेताओं के बच्चों के जीवन में और आम लोगों के बच्चों के जीवन में फर्क है। और इसीलिए आज जो ये 2 तस्वीरें अभी आपने देखी जिसमें पूर्व पीएम से लेकर विदेश मंत्री तक आपको निशाने में दिखाई दी, अब एक तस्वीर आपको मैं और दिखाती हूँ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वहां पर कैसे आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया जब प्रदर्शनकारियों ने इसे फूंक दिया। इसकी तस्वीर देखिए। आज दिन भर में जब ये तस्वीरें सामने आई, पूरा का पूरा इंटरनेट इन तस्वीरों से भरा हुआ था। इसलिए ये तस्वीरें सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, भारत में इन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भारत में इसे लेकर चिंता है, कंसर्न है, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में आकर काम करते हैं, भारत में जो रोजी रोटी के लिए आते हैं, कई और तरह से योगदान देते हैं। और इन सब के बीच आपको आज जब नेपाल के राष्ट्रपति का घर जलता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है तो उसकी चिंताएं और उसे लेकर प्रश्न भारत में भी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इस बीच भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप नेपाल जाने से अभी बचें, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन हर कोना, हर हिस्सा आपको धुएं और आग के गुबार में भरा हुआ दिखाई देगा। और आइए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दें नेपाल को लेकर, क्योंकि आज लगातार हर अपडेट पर हमारी नजर है। तो अब से कुछ ही देर में आर्मी चीफ वहां पर संबोधित करेंगे, ये खबर आ रही है। लेकिन हिंसा के बीच नेपाली सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी आपको बता रहे हैं। हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, सेना की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ओली को भी सेना की सुरक्षा के बीच यहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया है। उसके बारे में भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन सेना ये कह रही है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। अब आंदोलनकारियों से संयम बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन देखिए, सेना भी जब ये कह रही है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, आप बिटवीन द लाइंस यहाँ पर पढ़िए कि वही जनता जो सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रही है, जिसने संसद भवन जला दिया, जिसने राष्ट्रपति भवन जला दिया, जिसने गृहमंत्री का घर फूंक दिया, जिसने मंत्रियों पर हमले कर दिए, उस जनता की रक्षा की बात जब की जा रही है तो सेना का अलाइनमेंट आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से समझिए। और इन सब के बीच देखिए, नेपाल में प्रश्न लगातार बना हुआ है कि अब इस राजनीतिक अस्थिरता को स्टेबिलिटी की तरफ कैसे लाया जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी की बात तो बहुत बाद में आती है, क्योंकि कौन वो चेहरा होगा, किसको आगे लाया जाएगा, कैसे ये परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, ये सब सवाल हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एक तस्वीर जो है हमें जश्न की भी दिखाई दी। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं। सरकारी दफ्तर के बाहर
कैसे जश्न मनाया गया ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सरकारी दफ्तर के बाहर जो हुजूम जमा था, तालियां लोग बजा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, आपको यहाँ पर हुजूम दिखाई दे रहा है, मोबाइल्स में इन तस्वीरों को लिया जा रहा है। और आज आप यकीन मानिए जो लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब एक इतिहास का हिस्सा है। ये सब इस इतिहास, एक ऐसे इतिहास का हिस्सा है जो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब नेपाल के रेफरेंस में बताया जाएगा तो ये लोग उस समय ये कहानी बताएंगे कि उस दिन, उस समय, उस क्षण हम वहाँ पर मौजूद थे। तो इनकी नज़र से नेपाल के इस इतिहास को भी पढ़ा जाएगा। आज ये प्रदर्शनकारी है, आज ये विद्रोही है, लेकिन कल शायद यही लोग आपको इतिहास बताते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो सरकारी दफ्तर के बाहर आप देखिए, दीवार पर भी लोग चढ़ गए, जो वहाँ पर छोटी छोटी आपको छतें दिखाई दे रही हैं, उन पर भी लोग चढ़े हुए थे, झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। और इन सब के बीच उन्हें अपनी जीत का एहसास ज़रूर हो रहा है। और ये सभी प्रदर्शनकारी जो आपको यहाँ पर जश्न और उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र देखिए मैं कर रही थी कि ये भी अब एक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन ये जश्न क्यों मन रहा है? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार को इन्होंने घुटनों पर ला दिया, जिसका जिक्र उनकी चिट्ठी में भी है। लेकिन जब आपको हमले के वीडियोस दिखाई देंगे तो वहां से सवाल ये जरूर उठते हैं कि क्या हिंसा इस कदर, इस तरह से होनी चाहिए थी? जिस पर प्रदर्शनकारियों का जवाब है कि 20 लोगों को, 20 युवाओं को जिस तरह से मार दिया गया, वो हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोली लग के जिन 20 लोगों की मौत हो गई उसका जिम्मेदार कौन है, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन दिखाई दिया। इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पीएम हाउस पर हमले का नया वीडियो है। प्रदर्शनकारी जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, आइए कुछ रिएक्शंस प्रदर्शनकारियों के भी सुनते हैं। आंदोलन करप्शन को लाई हो, बैन को लाई हो हैन। Corruption, we are fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार, विद्यार्थी मार्ने देशको नागरिकमा यो सत्ता ढल्नु पर्छ, नयाँ सत्ता आउनु पर्छ, युवाहरू उठ्नु पर्छ, अब युवाहरू उठ्नु पर्छ। Chor, KP Chor, De Chor. I would like to announce each and every youth of Nepal, please come on the road and make your revolution. तो देखिए आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर को कैसे आग के हवाले कर दिया गया, उस पर प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, ये सब देखा। लेकिन आइए न्यूज रूम से अब आपको सीधे हम लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी सिक्ता देव वहां पर मौजूद है और सिक्ता लगातार हर वहां पर घटनाक्रम जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं। सिक्ता, कुछ देर पहले हमने आपकी संसद भवन की तस्वीरें देखी जहां पर आपने अलग अलग हिस्सों को दिखाया। इस वक्त हमारे पास खबर ये भी आ रही है कि जेल से भी कैदी भागे हैं। हालांकि इस अपडेट पर हम आगे डिटेल में जाएंगे, अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन आज दिन भर का घटनाक्रम, जब सिक्ता आप वहां पर मौजूद रही, क्या सेंस इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है? जो ये अनरेस्ट है, जो ये तकलीफ थी प्रदर्शनकारियों की, या जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, क्या ये अब थोड़ा सा आपको शिथिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहां से बातचीत की कोई संभावना आपको आने वाले पलों में दिखाई दे रही है? मीनाक्षी, खबर ये है कि आज देर शाम या फिर कल सुबह तक एक जो इंटरिम गवर्नमेंट है या फिर जो केयरटेकर्स हैं इस वक्त नेपाल के, वो रीच आउट करेंगे इन प्रदर्शनकारियों को और आपस में बैठकर बात करने की कोशिश होगी। क्योंकि कल से आज तक में हमने देखा कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई इन प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको सुनने के लिए। और यही शायद वजह रही कि आज जो प्रदर्शन था बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। कल हमने देखा था बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे, और जब वो आगे बढ़े पार्लियामेंट की तरफ और उन्हें रोका गया और उन पर टीयर गैस छोड़े गए, उन पर पैलेट्स छोड़े गए, तब ये हिंसा हुई और इतने लोगों की जान गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए। लेकिन आज जब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो कर्फ्यू लगा दिया गया था मीनाक्षी, और मुझे लगता है कि आज वो पहल हो जानी चाहिए थी पीएम ओली सरकार की तरफ से कि एक बातचीत हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगातार अपील की थी कि प्रोटेस्ट अपना वापस लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें वो माने। लेकिन वो कोशिश आज हमने नहीं देखी और एक तरह से हावी हो गए ये प्रोटेस्टर्स, ये युवा प्रोटेस्टर्स। ये अपनी डिमांड्स को लेकर वो चाहते थे कि
इस्तीफा हो मौजूदा सरकार का, मौजूदा प्रधानमंत्री का। और जब ये इस्तीफा हुआ तो एक तरह से पूरा जश्न काठमांडू की सड़कों पर आपको देखने को मिला और जो तस्वीरें आप तक पहुंची भी मीनाक्षी, आपको एक सेकंड के लिए रोक लूं, आप कंप्लीट करिएगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रदर्शनकारियों को लेकर जो अलग अलग घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं उन सबके बीच जेल ब्रेक की खबर आ रही है। जेल तोड़ी गई और वहां से कई कैदियों के भागने की भी खबर है। अब देखिए इस वक्त जो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का आपको माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबरें इस तरह की भी थी कि जेल में भी जो नेता वहां पर बंद हैं उनमें से भी क्या किसी की कोई भूमिका आगे हो सकती है बातचीत के दायरे में। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको देखिए पूरा कैदी किस तरह से वहां निकल रहे हैं, अपना सामान लेकर आपको वहां से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आज वहां पर जो प्रदर्शन की सूरत दिखाई दी उसमें कैदियों के लिए भी एक आजादी का दिन आ गया। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इस हिंसा के बीच जेल से कैदी आपको यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल वहां पर है, आगजनी से लेकर पथराव से लेकर एक टकराव की स्थिति जो वहां पर दिखाई दे रही है, मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और इसीलिए सिक्ता जब आपके पास भी हम आ रहे हैं तो अभी एग्जैक्टली आप किस जगह पर हैं और वहां की क्या ओवरऑल तस्वीर है, जो भी पॉसिबली आप दिखा पाए सिक्ता हमारे दर्शकों को। इस वक्त तो मैं संसद भवन के ठीक पीछे वाली जो कॉलोनी है वहाँ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से हम पीछे की तरफ बढ़ पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अराजकता जो आप कह रही हैं, जो इंस्टेबिलिटी को लेकर है, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातें मनवा ली, अपनी मांगें मनवा ली, लेकिन इस वक्त आप जो सड़कों पर देखेंगी मीनाक्षी तो वो अराजकता है, हुलिगनिज्म है। एक तरह से जो डिसकंट्रोल्ड लोग थे वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, सामने बैठने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है इनको कंट्रोल करना इस वक्त। उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक कुछ हालात ठीक होंगे। इस वक्त मैं इस सूनी कॉलोनी में हूँ। दिन भर इन लोगों ने टीयर गैस की धुएं झेले हैं, जो आगजनी हुई है, जो टायर जला है उसको झेला है और पूरा जो आसमान है काठमांडू का इस वक्त धुआं है। हालांकि रात हो चुकी है, मैं ज़रूर दिखाती मीनाक्षी। देखिए आसमान पूरा धुएं से भर गया है। हिंसा की तस्वीरें दिखाई जो सिक्ता लगातार वहां पर अपडेट कर रही हैं। हमारे साथ अनंत भी लगातार बने हुए हैं। अनंत, इस वक्त आम लोगों की मनस्थिति वहां पर क्या है? हम देख रहे हैं जेन-ज़ी तो सड़क पर है प्रदर्शन के लिए, आम लोग, फैमिलीज अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। क्या इस वक्त लोगों के बीच में डिस्कोर्स चल रहा है? नॉर्मल डिस्कशंस लोगों के बीच इस वक्त क्या चल रहे हैं? मैं आपका आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपको मेरी आवाज मिल रही है? आम लोगों के बीच क्या चल रहा है इस वक्त? आम लोगों के बीच अब चल रही है जीत सरकार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये जेन-ज़ी पुस्ता के आगे अपना घुटना टेक दिया और जान बचा के वो अभी कहीं पे छुपे हुए हैं। और उनको अभी जो सबसे बड़ी खतरा जो है राजीनामा दे चुके प्रधानमंत्री ओली का जान का खतरा है, क्योंकि नेता सबको बुरी तरीके से पीटा गया है। तो आम जनता के बीच अब यही चल रहा है जो अब कौन बनेंगे, कौन नेतृत्व करेंगे। तो सवाल ये है नेतृत्व कौन करेंगे, तो कुछ नाम सामने आई है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा इस विषय में जो है थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन कुछ देर के बाद नेपाल आर्मी के चीफ संबोधन करने वाले हैं और आर्मी चीफ के संबोधन के बाद संभवतः कुछ एक नई दिशा की अपेक्षा की जा सकती है। इससे पहले काठमांडू के मेयर बालिन ने भी अब सिर्फ वार्ता और बातें नेपाल आर्मी के चीफ के साथ करेंगे करके बताया था। और उसी तरह कुछ नाम जो है जो जेन-ज़ी पुस्ता में बहुत चर्चित है, जैसे एक बालिन शाह हो गए, वैसे रवि लामिछाने हो गए, वैसे कुलमान घिसिंग हो गए और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन करने वाले एक डॉक्टर गोविंद है, वो भी ये नाम है। तो कुल मिला के कोई एक ऐसा नेचुरल व्यक्ति को खोजा जाएगा जो जिसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस जो है फिर भी संविधानतः उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अवस्था जिस तरह बताया जा रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है। और इस सिचुएशन अनंत, आपकी बड़ी बात ये थी जो आप कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल व्यक्ति को खोजा जाए जो इस बातचीत की प्रक्रिया में एक अहम रोल निभा सकता है। अब वो कौन होगा ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, लेकिन देखिए सवाल इंडिया का में जब हम नेपाल की इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, चिंता भारत की इस वक्त बड़ी ये है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह की अस्थिरता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में जैसे परिस्थितियां बदली, श्रीलंका में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, उन सब के बीच नेपाल जिसे अमूमन शांति के लिहाज से देखा जाता था, वहां पर भी ऐसे हालात होना एक बड़ा कंसर्न भारत के लिए भी है। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।
नेपाल के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। आइए आपको सीधे एक बार फिर से नेपाल लेकर चलते हैं, जहां पर संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी सहयोगी सिक्ता जब वहां पर थी, उनकी आंखों देखी क्या इस रिपोर्ट में देखिए। कंप्यूटर्स लेकर, कुर्सियां लेकर बाहर की तरफ भागे थे और अब हालात अब यहाँ पर तनावपूर्ण भी बने हुए हैं, हिंसक भी हैं और कोशिश हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग भाग रहे हैं सामान लेके और जितना हो सके एक तरह से जो वैंडलिज्म कहा जाता है, जो तोड़फोड़ हुई है इस बिल्डिंग की, ये गवाह है ये बिल्डिंग की कितने गुस्से में थे ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी। अभी भी हेलमेट पहनकर कुछ लोग, जो इतना धुआं हो रहा है तब भी वो ऊपर जाकर ये चेक कर रहे हैं ऊपर कुछ है, उसको और किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। तो ये गुस्सा फूटा है आम जनता का, नेताओं पर विश्वास खो दिया था यहाँ के नेताओं ने जो संसद में आकर यहाँ बैठते थे। और शायद कल से पहले ये संसद भवन का कुछ और ही प्रारूप और स्वरूप था और आज हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलकर पूरी तरह राख हो गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना। और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है, आप आंखें नहीं खोल पाएंगे। और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुकेंगे, हवा में इतना धुआं है और इतने एक तरह से जो जलने की जो बदबू है वो इस हवा में समाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इन गाड़ियों को, इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और सामने की तस्वीर, हम आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे, जब प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। कोशिश पूरी रही कि वो इस प्रांगण में घुसे और इस परिसर को, इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दे और वो इसमें करने में कामयाब रहे हैं। ये जो आगे का लॉन है पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। तो आपने संसद भवन की तस्वीरें देखी, अब आपको ये दिखाते हैं कि पूर्व पीएम की पत्नी जो कि इस हमले में जिनकी मौत हो गई, उसको लेकर आपको बता दें तस्वीरें आई हैं सामने। ऐसी तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें हम आपको क्लियर कट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए हिंसा का जो स्तर है, जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी हैं, ये कम से कम उस तरफ ज़रूर इशारा करती है जहाँ पर पूर्व पीएम के घर को जब अटैक किया गया तो उस हिंसा में उनकी पत्नी की मौत हो गई, जला दिया गया था आग के हवाले। तो पूर्व पीएम झलनाथ खलान की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन तस्वीरें इस हिंसा की सामने आई हैं और इस वक्त आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। नेपाल हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई, पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी की मौत हो गई और जो उनका घर था पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया और इसी दौरान पहले वो घायल हुई, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और देखिए तेजी से जो है घटनाक्रम बदल रहे हैं नेपाल में और इस बीच जो हमारे पास खबर आई है सामने, आपको बता दें कि आंदोलनकारी को भी जेल से बाहर निकाला गया है। अब देखिए ये जो अपडेट्स हैं ये इस तरफ कम से कम इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से ये आंदोलनकारी बाहर आ रहे हैं, क्या इनकी भूमिका यहाँ से आगे बातचीत में हो सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन जिस तरह से डिजाइन किया गया उस पर सबसे बड़ा सवाल यही है। भारतीय पत्रकार जो नेपाल में कवरेज कर रहे हैं, खबर उनको लेकर इस वक्त आ रही है कि भारतीय पत्रकार पर भी हमला हुआ है, भारतीय पत्रकार और कैमरामैन घायल हुए हैं। काठमांडू में ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्हें लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चिंताजनक खबर, जहां पर हमले की बात है। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स हैं इस पर, कैसी स्थिति है, ठीक है?
देखिए, नेपाल से ये बड़ी खबर है। बहुत सारे मीडिया संस्थानों से लोग इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने गए हैं और उसी दौरान जब नेपाल की संसद में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संसद में आग लगाने जा रहे थे, उसी वक्त एक बड़े भारतीय संस्थान के पत्रकार और उनका जो कैमरा पर्सन है वो अंदर था, कवरेज कर रहा था और उसी दौरान वहां पर उनके साथ में बुरी तरह मारपीट हुई है, जिसमें जो कैमरा पर्सन है और जो रिपोर्टर हैं दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने दोनों ही पत्रकारों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक और बड़े संस्थान से पत्रकार हैं, वो जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल को आग के हवाले कर दिया गया है और होटल में जो उनका सामान रखा था, कपड़े रखे थे, पासपोर्ट रखा था, वो सारा जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही एक लोकल पत्रकार पर भी बुरी तरह हमला किया गया है और वो भी बुरी तरह घायल हुआ है। तो वहां पर न सिर्फ जो सरकारी अधिकारी हैं या जो पुलिस के लोग हैं, जो नेता हैं, बल्कि पत्रकारों को भी कुछ मामलों में टारगेट किया जा रहा है और 2 पत्रकारों के घायल होने की जानकारी अब तक मिली है, जो कि भारतीय पत्रकार हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको कवर करने गए थे। जी शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, इस वक्त चिंता बनी हुई है क्योंकि जो अटैक हुआ है वहां पे बड़ी संख्या में इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं जो रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच इस तरह का हमला, देखिए, ये जरूर बताता है कि प्रदर्शनकारी किस कदर बेकाबू हैं। वहां पर अलग अलग जगहों पर हमले की तस्वीरें हैं। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और एयरपोर्ट में जो हमला हुआ उसके बाद वहां की जो तस्वीर थी ये वाकई चौंकाती है। ये वही नेपाल है जो आपके पड़ोस में, सोचिए ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, जहां से बहुत सारे लोग भारत में आकर काम करते हैं। नेपाल और भारत की संबंधों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। लेकिन इस बीच भैरवा एयरपोर्ट पर आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। चाहे संसद भवन हो, राष्ट्रपति का घर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, पूर्व पीएम, इन सब के घरों पर तो हमले किए गए। लेकिन इस बीच आप देखिए एयरपोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। और देखिए, जब आप हिंसा की ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं उन सब के बीच सवाल तो यही है कि नेपाल में जो ये अस्थिरता बनी हुई है, राजनीतिक अस्थिरता, ये इसे आगे किस दिशा में आप जाता हुआ देख रहे हैं? कौन होगा आगे जो अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है? कौन है जो इस वक्त सरकार के साथ में बातचीत के लिए आगे बढ़ सकता है? तो ऐसे में एक चेहरा, एक नाम जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, बालेन शाह। हालांकि अभी आप काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन उन पर भरोसा जताया जा रहा है। उन पर भरोसा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि जेन जी जो आपको प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, इस जेन जी की पसंद के दायरे में बालेन शाह आते हैं। युवा हैं, फेमस है इंटरनेट पर, इन सब के बीच काठमांडू के मेयर हैं। की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं और उन्हें लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हैं कि बालेन शाह की भूमिका आगे क्या हो सकती है। तो देखिए, बालेन शाह का चेहरा इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है क्योंकि ये युवा चेहरा क्या आपको आगे नेपाल को लीड करता हुआ, नेपाल का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा, ये सवाल है। और इसीलिए जब पीएम का नाम या कौन वहां पर राजनीतिक सत्ता का चेहरा होगा, उसके केंद्र में इस वक्त बालेन शाह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। युवाओं की पसंद है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में जो बीती सरकारें घिरी रही हैं, जो मुख्य 3 पार्टियां हैं नेपाल की, उन पर से युवाओं का विश्वास उठ चुका है। प्रदर्शनकारियों की बातों में लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये वो नेता नहीं है जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं या जो हमारी बात करते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में देखिए, बीते 4 सालों में वहां पर 3 बड़े मामले बेनकाब हुए और इसीलिए ये गुस्सा आपको इस वक्त सड़कों में दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच ये चेहरा जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काठमांडू के 15वें मेयर, नेपाली युवाओं के बीच लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी फॉलोइंग है, फॉलोअर्स है। पेशेवर पहचान से सिविल इंजीनियर हैं, रैपर हैं, पॉलिटिशियन के रूप पर तो जाने ही जाते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में भी अगर बात करें तो 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव जीता। 2023 में टाइम मैगजीन में इन्हें जगह मिली। शीर्ष 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में ये शामिल हैं। देखिए, इन सब के बीच जो उनकी उपलब्धियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर युवाओं की भी वो पसंद है तो ये वो सबसे बड़ी बात है जो उनके
फेवर में इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए बालिन शाह क्या अब आगे आपको एक बड़े रोल में दिखाई देंगे, ये इस वक्त सवाल है। लेकिन ये इन सभी सवालों के जवाब तब मिल पाएंगे जब बातचीत की टेबल तक आपको अभी की परिस्थितियां जाते हुए दिखाई देंगी। और इसीलिए आपको हर तस्वीर, हर पिक्चर हम सबसे पहले जब वहां घटनाक्रम की दिखा रहे हैं तो बालिन शाह को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी वो काठमांडू के मेयर हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर भी आए, लेकिन क्या यहां से आगे प्रधानमंत्री पद तक आपको वो दिखाई देंगे? तो आइए कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त मेरे पास आ रही हैं जो आपको नेपाल से जुड़ी हुई मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये तस्वीरें कम से कम नेपाल के बीते 2 दिन के घटनाक्रम पर ये जरूर बताती हैं कि नेपाल यूं ही नहीं जल गया, नेपाल यूं ही आंदोलन की जमीन पर नहीं उतर गया। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए, परिवारवाद के जो मामले सामने आए, युवाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, रोजगार, महंगाई, ये सब वो केसेस हैं जिनकी वजह से आखिरकार लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आज ये तस्वीरें आपको आगजनी में बदलती हुई दिखाई दी है और जो पुरानी लीडरशिप है उसको जड़ से उखाड़ फेंका है इन प्रदर्शनकारियों ने। और देखिए ये जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम ओली के घर में तोड़फोड़ की। इसी घर से जब फिर उनको निकाला गया तो आर्मी उन्हें कहाँ लेकर गई ये अभी मालूम नहीं है, अज्ञात जगह पर उनको ले जाकर रखा गया है। लेकिन आप देखिए 2024 में ही उन्होंने शपथ ली थी और करीब 1.25 साल ही वो सत्ता में रह पाए और उसके बाद उन्हें इस राजनीतिक अस्थिरता और तख्ता पलट का सामना करना पड़ा है। तो प्रदर्शनकारियों ने ओली के घर में कैसे आग लगाई। अब संसद भवन की तस्वीर देखिए, ये आपको बड़ी ऊंचाई से जो एरियल शॉट्स हैं हमारे पास वो इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको चारों तरफ जो है यहाँ पर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और नीचे आपको जनता दिखाई दे रही है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। अगली तस्वीर देखिए जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे एक के बाद एक नेताओं के घरों को आग के हवाले किया गया। उसमें ना तो पीएम बचे, ना पूर्व पीएम बचे, ना संसद भवन बचा, ना राष्ट्रपति भवन बचा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन लगातार हर घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।